हेलो फ्रेंड्स, ओ लेवल के चौथे मॉड्यूल आईसीटी रिसोर्सेज पर आज हमारा 21वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। आप में से सभी लोग माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानते होंगे, आपने कम से कम नाम तो सुना ही होगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, इसका रोल क्या है कंप्यूटर सिस्टम में, इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए डायग्राम में आपको दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर। ये एक छोटी चिप होती है जो आपकी हथेली पे आसानी से आ जाएगा। मे भी आपने देखा हो, अगर आपने कभी सिस्टम यूनिट ओपन किया हो तो मदरबोर्ड में जो सबसे मेन चिप हमारा होता है, इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं, फिर से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ये हमारा होता है माइक्रो प्रोसेसर। यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, जो i7 का डायग्राम बना हुआ है आपके सामने। यहाँ पर देखिए चीज मैंने और दिखाया है, ये तो मैंने इसका ऊपर का सरफेस दिखाया है, फ्रंट सरफेस माइक्रो प्रोसेसर का। इसको जब हम पलट देंगे, रिवर्स देखेंगे, इसका बैक साइड देखेंगे, तो ये दो टाइप में आता है। एक देखिए राइट साइड वाला आपको पिन दिख रहा है, यहाँ पर मदरबोर्ड में जो इसका सॉकेट होता है, यानी प्रोसेसर का सॉकेट, जहां पर मदरबोर्ड में हम प्रोसेसर को कनेक्ट करेंगे, वो भी उसी टाइप से होता है जिस टाइप का हमारा माइक्रो प्रोसेसर का मॉडल है। एक हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है जहां पर पिन निकली है, राइट साइड पे आपको दिख रहा है, इस माइक्रो प्रोसेसर में पिन निकली है। मदरबोर्ड का जो सॉकेट होता है वहां पर ये पिन जाके फिट हो जाती है। और दूसरा लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर जहां पर पिन नहीं है, बस कनेक्टिंग पॉइंट बने हुए हैं। ये दो टाइप के प्रोसेसर, जो फिजिकल इनका वो है टाइप है, वो हम कह सकते हैं ना, पिन वाले और पिनलेस वाले। तो दोनों टाइप के प्रोसेसर होते हैं। अब हम स्पेशली बात करते हैं डिफिनेशन की कि क्या होता है माइक्रो प्रोसेसर। A microprocessor is an electronic component that is used by a computer to do its work। यानी माइक्रो प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो कंप्यूटर सिस्टम यूज करता है अपने वर्क को पूरा करने के लिए। It is a central processing unit on a single integrated circuit chip containing millions of very small components including transistors, resistors and diodes that work together। अगर आपने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टडी किया है तो वहां पे आपने देखा है कि 5 टाइप की जनरेशन थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। कंप्यूटर का ब्रेन हम जिसे कहते थे, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये कंप्यूटर का एक सेंट्रल वर्किंग पार्ट होता था। थर्ड जनरेशन में सीपीयू डिजाइन कर दिया गया था, लेकिन फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर सिस्टम का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट था, उस इंटायर पार्ट को हमने एक बहुत ही पावरफुल चिप के ऊपर डिजाइन कर दिया, प्लेस कर दिया, और वो चिप को हमने बोला माइक्रो प्रोसेसर। क्योंकि थर्ड जनरेशन में जो हम टर्म यूज करते थे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू, वो एक लार्ज यूनिट हुआ करता था। उस कंप्लीट यूनिट को हमने एक छोटी सी चिप के ऊपर प्लेस कर दिया या डिजाइन कर दिया गया। तो सीपीयू की कंपैरिजन में जो थर्ड जनरेशन में हमारा सीपीयू होता था, उसके कंपैरिजन में हमारा ये चिप काफी छोटे आकार का होता था, इसलिए इसे नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। तो यहाँ पर एक चीज आप समझ सकते हो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर में कोई अंतर नहीं है। जिस कंपोनेंट को, जिस पार्ट को हम लोग बोलते थे सीपीयू थर्ड जनरेशन तक, उसी कंपोनेंट को हमने फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का नाम दे दिया, क्योंकि हार्डवेयर लेवल पे वो काफी चेंज हो चुका था। एक सिंगल चिप के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे रजिस्टर्स, ट्रांजिस्टर्स, डायोड्स, ये सारे कंपोनेंट इंटीग्रेट कर दिए गए, मर्ज कर दिए गए, और वो एक सिंगल अकेला चिप सीपीयू के पैरेलल काम करता है। उसी को हम बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। Some microprocessor in the 20th century required several chips, यानी 20वीं शताब्दी में कुछ ऐसे माइक्रो प्रोसेसर भी बने थे जहां पर मल्टीपल चिप्स का यूज किया जाता था। माइक्रो प्रोसेसर हेल्प टू डू एवरीथिंग फ्रॉम कंट्रोलिंग एलिवेटर्स टू सर्चिंग द वेब। एक्चुअल में हम अपने कंप्यूटर में जो भी वर्क करते हैं, तो अलग अलग जगह पर हम डेटा को रिसीव करने के लिए डिफरेंट टाइप के इनपुट डिवाइसेज यूज करते हैं, आउटपुट देने के लिए डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेज यूज करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो डेटा पर प्रोसेस करने की बात होती है, डेटा पर मैनिपुलेशन करने की बात होती है, तो वहां पर हमारा माइक्रो प्रोसेसर ही यूज होता है। ओके, एवरीथिंग अ कंप्यूटर डज इज डिस्क्राइब्ड बाय इंस्ट्रक्शंस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम्स एंड माइक्रो प्रोसेसर कैरी आउट दीज इंस्ट्रक्शंस
many millions of times a second। यानी हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है या सीपीयू है वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को पर सेकंड में एग्जीक्यूट कर देता है, रीड कर लेता है, प्रोसेस कर देता है। Microprocessors were invented in the 1970s for use in embedded system. The majority are still used that way in such things as mobile phones, cars, military weapons and home appliances। यानी कंप्यूटर सिस्टम के अलावा मोबाइल फोन में, कार, मिलिट्री वेपन्स में और बहुत सारे जो होम एप्लियंसेस होते हैं लाइक टेलीविजन हो गया, हमारा एसी हो गया, इन सारी डिवाइसेस में माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया जाता है। Some microprocessors are microcontrollers, so small and inexpensive that they are used to control very simple products like flashlights and greeting cards that play music when opened। यानी कुछ माइक्रोप्रोसेसर बहुत ही स्पेसिफिक काम के लिए बनाए जाते हैं, बहुत ही छोटे पर्पज के लिए और बहुत कॉस्टली भी नहीं होते हैं। A few especially powerful microprocessors are used in personal computer। यानी पर्सनल कंप्यूटर में जो माइक्रोप्रोसेसर होते हैं वो 1 मिनट में कुछ रखने लगा, यानी हमारे जो पर्सनल कंप्यूटर होते हैं वो भी माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं और वो पावरफुल माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। क्वेश्चन है व्हाई वी नीड अ माइक्रो प्रोसेसर, हमें माइक्रो प्रोसेसर की आवश्यकता क्यों होती है? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना, हैंड्स है, नोज है, ईयर है, कुछ पार्ट सुनने का काम करते हैं, कुछ देखने का काम करते हैं, हमारी स्किन कुछ चीजों को सेंस कर सकती है ना, टेम्परेचर को सेंस करती है। तो हमारे बॉडी पार्ट, हमारे बॉडी ऑर्गन्स अलग अलग वर्क करते हैं, लेकिन उन सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने का काम हमारा ब्रेन करता है। यानी डिसीजन लेने का काम कौन करता है? हमारा ब्रेन करता है। तो जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग पार्ट होता है, लाइकवाइज पूरे कंप्यूटर सिस्टम में डिफरेंट टाइप के वर्क करने के लिए डिफरेंट टाइप की डिवाइसेज हम यूज करते हैं। टाइप करना है कीबोर्ड, ऑडियो सिग्नल भेजना है, ऑडियो डेटा भेजना है तो माइक्रोफोन हो गया आपका, डिस्प्ले करना है तो प्रिंटर हो गया, आपका मॉनिटर हो गया। लेकिन एक्चुअल में डेटा पर प्रोसेस करना और बाकी सारी यूनिट को निर्देशित करना, ये सारी जिम्मेदारी होती है माइक्रो प्रोसेसर की। ए माइक्रो प्रोसेसर इज सिमिलर टू आवर ह्यूमन ब्रेन, इट कैन बी ट्रेन्ड टू डू एनीथिंग। यानी माइक्रो प्रोसेसर हमारे ब्रेन के जैसा होता है जो किसी भी काम को करने के लिए बनाया गया है। It can be programmed to do anything we want based on its instruction set and capabilities. Sometimes solutions are very complex. Circuits also become very complex if we try to solve it without programming. Here is my analogy. Imagine you want to make big building. जैसे आप एक बड़ी सी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, uses of bricks यानी ईंट will make the construction process simple and cost effective, and it will also give you the freedom to make the building in shape and size what you like. Instructions set in a microprocessor are the bricks which you can use to solve your problem. By using those instructions, you can easily solve complex problem. जैसे हम घर बनाना चाहते हैं तो हम ईंट के माध्यम से घर बनाते हैं, उस ईंट को हम अपने मनपसंद साइज में, मनपसंद एरिया में हम फिट कर देते हैं। तो जिस साइज का रूम चाहते हैं, जिस शेप का, जिस आकार का रूम चाहते हैं वो हम बना लेते हैं। इसी तरीके से हमारे माइक्रो प्रोसेसर में हम प्रोग्राम पास करते हैं और उसी प्रोग्राम को रीड करके हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई ना कोई फंक्शन ऑपरेट करता है। तो जिस टाइप का हम फंक्शन ऑपरेट करना चाहते हैं, हम अपने माइक्रो प्रोसेसर को उसी टाइप का प्रोग्राम यानी माइक्रो इंस्ट्रक्शंस देंगे। उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के बेस पे हमारा प्रोसेसर एक्शन लेगा या डिसीजन लेगा या प्रोसेस करेगा। हाउ डज अ माइक्रो प्रोसेसर वर्क? हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है? हमारे ब्रेन को जो भी एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन मिलती है, न्यूज़पेपर से, टेलीविजन से, पढ़ के, सुन के, देख के, जो भी जानकारी हम बाहरी दुनिया से कलेक्ट करते हैं अपने बाकी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसी हिसाब से हमारा जो ब्रेन होता है वो कोई डिसीजन या निर्णय लेता है। सेम ऐसे ही हमारा माइक्रो प्रोसेसर भी वर्क करता है। ए प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर विच बेसिकली कंसिस्ट ऑफ arithmetical and logical unit यानी ALU, control unit यानी CU and register array. As the name indicates, ALU performs all arithmetic and logical operation. यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी गणितीय और तार्किक क्रियाएं होती हैं वो ALU यानी arithmetic and logical unit ही परफॉर्म करता है। On the data received from input devices or memory,
रजिस्टर array consists of a series of registers like accumulator A B C D etc. एक्चुअल में सीपीयू के अंदर डेटा हमारा पहले एंटर होगा। इनपुट तो कंप्यूटर में डेटा इनपुट डिवाइस के माध्यम से कराएंगे, डाटा स्टोर करेंगे स्टोरेज डिवाइस में, डिस्प्ले कर देंगे आउटपुट डिवाइसेस से। लेकिन जब हमारे कंप्यूटर में जो डेटा एंटर किया गया है उस पर प्रोसेस करने की बात आती है, तो वो डेटा का हिस्सा जिस पर प्रोसेस होना है वो एक्चुअल में जाता है सीपीयू के अंदर। तो सीपीयू की खुद की एक इंटरनल मेमोरी होती है जहां पर डेटा होल्ड रहता है टेम्परेरी रूप से, जिस पर प्रोसेस किया जा रहा है, उसी को हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो जब डेटा पर प्रोसेस हो रहा है, पहली बात तो प्राइमरी मेमोरी पर रहेगा जिस डेटा को हमने ओपन किया, जिस पर प्रोसेस करना है। लेकिन एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग, जिस समय प्रोसेस हो रहा है उस टाइम पर हमारा डेटा सीपीयू के अंदर रहता है, और जिस प्लेस पर जिस जगह पर वो रहता है उसे हम लोग बोलते हैं मेमोरी यूनिट। टेक्निकली वो रजिस्टर कहलाता है, और यही कंप्यूटर सिस्टम की सबसे फास्ट मेमोरी होती है। और तीसरा हमारा सेगमेंट या पार्ट होता है सीपीयू का कंट्रोल यूनिट, जो बाकी सारी यूनिट्स को नियंत्रित करता है, संचालित करता है। तो हमारे माइक्रो प्रोसेसर में 3 पार्ट हो गए। एएलयू जो सारी गणितीय और तार्किक क्रियाओं को संपादित करता है, मेमोरी यूनिट यानी रजिस्टर जहां पर डेटा होल्ड रहता है, रखा रहता है प्रोसेसिंग के दौरान, और सीयू यानी कंट्रोल यूनिट जो बाकी सारी यूनिट को नियंत्रित करने का काम करता है। तो बेसिकली ए माइक्रो प्रोसेसर टेक्स इनपुट फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस, प्रोसेस इट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द मेमोरी एंड प्रोड्यूस आउटपुट। यानी इनपुट डिवाइस के माध्यम से डेटा को इनपुट किया जाता है, और प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर की मदद से हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उस पर प्रोसेस करता है, और आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें आउटपुट मिल जाता है। अब कुछ टर्म्स हैं हमारे जो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित हैं। जैसे पहला हमारा है बस। ए बस इज अ सेट ऑफ कंडक्टर्स इंटेंडेड टू ट्रांसमिट डेटा, एड्रेस और कंट्रोल इंफॉर्मेशन टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ माइक्रो प्रोसेसर। यूजुअली ए माइक्रो प्रोसेसर विल हैव 3 टाइप्स ऑफ बसेस। एक्चुअल में माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा होता है वहां पर सिग्नल भी पास होता है, डेटा भी जाता है, बहुत सारे तरह के काम होते हैं। तो डिफरेंट टाइप के सिग्नल यानी डेटा को पास करने के लिए डिफरेंट टाइप के बस होते हैं। एक हमारा होता है डेटा बस, जिससे हमारा डेटा सीपीयू के अंदर या बाहर ट्रांसमिट होता है। दूसरा हमारा होता है कंट्रोल बस, जो एक्टिविटी को कंट्रोल करने का काम करता है, सिग्नल पास करने का काम करता है कि डेटा पर प्रोसेस हो गया, नेक्स्ट डेटा को भेजो। और तीसरा हमारा होता है एड्रेस बस, जो सारी चीजों का एड्रेस होल्ड करके रखता है। और जो हमारा प्रोसेसर होता है 8 बिट का प्रोसेसर है, तो 8 बिट वाइड बस उसके पास होगा। यानी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि 8 बिट क्या होता है, 16 बिट क्या होता है, 32 बिट क्या होता है, 64 बिट क्या होता है। नेक्स्ट हमारा इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट इज द ग्रुप ऑफ कमांड्स दैट अ माइक्रो प्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड। तो इंस्ट्रक्शन सेट इज एन इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। एन इंस्ट्रक्शन कमांड्स the processor to switch relevant transistors for doing some processing in data. For example, ADDA B is used to add 2 numbers stored in the register A and B. कुल मिला के हम अपने माइक्रो प्रोसेसर को जो इंस्ट्रक्शन पास करते हैं, जो कोड पास करते हैं, जो प्रोग्राम पास करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन सेट, जिसके आधार पर हमारा माइक्रो प्रोसेसर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तीसरा हमारा है वर्ड लेंथ। आपने अक्सर सुना होगा कि हमारा जो प्रोसेसर है वो 32 बिट का है या 64 बिट का है। पहले 16 बिट या 8 बिट का आता था। तो एक्चुअल में हमारा प्रोसेसर एट अ टाइम कितने बिट पर प्रोसेस कर सकता है, वही हमारा कहलाता है वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ इज द नंबर ऑफ बिट्स इन द इंटरनल डेटा बस ऑफ अ प्रोसेसर, और इट इज द नंबर ऑफ बिट्स ए प्रोसेसर कैन प्रोसेस एट अ टाइम। तो आज आप जान लीजिए, जो हमारा सीपीयू में कॉन्सेप्ट होता है कि 32 बिट का सीपीयू है या 64 बिट का सीपीयू है, वही हमारा कहलाता है वर्ड लेंथ, जो ये डिसाइड करता है कि हमारा सीपीयू एक पार्टिकुलर टाइम पर कितने बिट पर एक साथ प्रोसेस कर सकता है। बहुत अर्ली डेज में हमारे प्रोसेसर 8 बिट के होते थे, फिर 32 बिट के होते थे, उससे पहले 16 बिट के भी होते थे। अगर हम आज की डेट की बात करें तो जितने भी प्रोसेसर हमारे पास हैं उनका वर्ड लेंथ है 64 बिट, यानी प्रोसेसर 64 बिट पर एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। चौथा हमारा पॉइंट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी इज अ रैंडम एक्सेस मेमोरी दैट इज इंटीग्रेटेड इनटू द प्रोसेसर, so the processor can access data in the cache memory more quickly
देन फ्रॉम ए रेगुलर रैम। आपको पता है कि हम जो भी फाइल या प्रोग्राम ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर में, वो बेसिकली होल्ड रहता है रैम पर, ठीक है। और जिस डेटा पर हम तुरंत प्रोसेस करना चाहते हैं वो हमारा डेटा पास होता है माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू को। तो हमारा डेटा हमेशा रैम से सीपीयू के पास जाता है, इस तरीके से वेरिएट करता है। सीपीयू के अंदर खुद की एक अपनी मेमोरी होती है जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी, ये हिस्सा मान लीजिए आप। और जिस डेटा पर हमें रेगुलर बार बार प्रोसेस करना होता है उसको कैश पर ही होल्ड कर लिया जाता है, जिससे सीपीयू को डेटा तुरंत आसानी से मिल जाए, रैम से न मांगना पड़े। तो जो डेटा बार बार यूज हो रहा है हमारे प्रोग्राम के दौरान उसको कैश पर ही होल्ड कर लिया जाता है। कैश सीपीयू से ही कनेक्टेड मेमोरी है, तो जब भी सीपीयू को जरूरत पड़ती है वो डेटा उसको तुरंत मिल जाता है। तो जो कंप्यूटर का परफॉर्मेंस है, प्रोसेसिंग स्पीड है, वो बढ़ जाती है। तो जिस भी कंप्यूटर सिस्टम का कैश मेमोरी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा डेटा वहां पर होल्ड किया जा सकता है प्रोसेसिंग के दौरान, और उतनी हमारी स्पीड मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। क्लॉक स्पीड, एक्चुअल में क्लॉक स्पीड को टेक्निकली तो अभी समझा पाना बड़ा मुश्किल है। आप सिंपली ऐसा समझ लीजिए, क्लॉक स्पीड पे ही हमारे प्रोसेसिंग स्पीड डिसाइड होती है। यानी हमारा जो प्रोसेसर है वो किस स्पीड से प्रोसेस करेगा वो क्लॉक स्पीड पर ही डिपेंड करता है। माइक्रोप्रोसेसर यूजेस अ क्लॉक सिग्नल टू कंट्रोल द रेट एट विच इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ये मेन लाइन है। Synchronize other internal components and to control the data transfer between them. So clock speed refers to the speed at which a microprocessor execute instruction. यानी क्लॉक स्पीड इस बात को रिफर करता है, रिप्रेजेंट करता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर किस स्पीड के साथ प्रोग्राम को या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। इट इज यूजुअली मेजर इन हर्ट्ज एंड आर एक्सप्रेस्ड इन मेगा हर्ट्ज। एक्चुअल में आज का जो हमारा प्रोसेसर है वो गीगा हर्ट्ज पे काम करता है। ये हमारे कुछ टर्म्स थे जो माइक्रो प्रोसेसर से संबंधित थे। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, यानी माइक्रो प्रोसेसर को हम कितने पार्ट में बांट सकते हैं। यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हमारा है वो क्लासिफिकेशन हमने किया हुआ है वर्ड लेंथ के आधार पे, बेस्ड ऑन वर्ड लेंथ। यानी हमारा जो प्रोसेसर है वो एक साथ कितने बिट पर प्रोसेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे दिया है 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट एंड 64 बिट, जो आज की डेट में हम यूज करते हैं। अब देखिए वर्ड लेंथ के आधार पे हमारा जो प्रोसेसर है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 मेन पार्ट में। इसमें 2 मेन है, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो CISC का मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर और RISC का मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये 2 हमारे तरह के प्रोसेसर हो गए मेन, और तीसरा हमारा होता है स्पेशल पर्पस प्रोसेसर। अब हम बात करते हैं CISC यानी कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। ये हमारा प्रोसेसर का टाइप है। CISC is opposing microprocessor architecture for RISC. It is made to reduce the number of instructions per program, ignoring the number of cycles per instruction. So complex instructions are directly made into hardware, making the processor complex and slower in operation. यानी ये जो हमारा प्रोसेसर है CISC ये थोड़ा जटिल है, कॉम्प्लेक्स है और स्लो ऑपरेट करता है, इसका स्पीड स्लो होता है। This architecture is used to actually designed to reduce the cost of memory by reducing the program length. यानी यहाँ पर मेमोरी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम लेंथ होता है वो कम होता है, ये छोटे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। कुछ इसकी हम कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखें तो सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पर पॉसिबल है, लार्जर प्रोग्राम हो सकते हैं, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, जो प्रोसेसर का सर्किटरी बोर्ड है वो हमारा सिंपल और स्मॉल होता है, ज्यादा रैम की जरूरत पड़ती है, और जो इंस्ट्रक्शन है उसकी फिक्स्ड लेंथ ही पास हो सकती है। निश्चित है कि इतना बिट ही एक बार में पास किया जा सकता है। जो एड्रेसिंग कॉन्सेप्ट है वो सिंपल है, और फिक्स नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल होता है, यानी नंबर ऑफ जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो निश्चित है कि सीपीयू इतने ही इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर सकता है, इतने ही इंस्ट्रक्शन पर प्रोसेस कर सकता है। ये हमारा ओल्डेस्ट टाइप का हम कह सकते हैं कि प्रोसेसर होता है। हेलो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा गलती हो गई, एक्चुअल में ये हमारा था ओल्डेस्ट टाइप का CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर।
CISC इज अपोजिंग माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर फॉर RISC, तो ये हमने आपको बता दिया। दूसरा जो हमारा है RISC रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, जो कुछ प्रॉब्लम थी CISC में उसको यहाँ पे रिजॉल्व किया गया। RISC is a type of microprocessor architecture which uses small general purpose and highly optimized instruction set rather than more specialized set of instruction found in other. RISC offers high performance over its opposing architecture of CISC. ये आपका एक मेन पॉइंट हो सकता है। RISC offers high performance over its opposing architecture CISC। ये गलती से कॉपी हो गया है। तो RISC का जो परफॉर्मेंस होता है वो CISC से बेटर होता है। इन अ प्रोसेसर एग्जीक्यूशन ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड अ स्पेशल सर्किट टू लोड एंड प्रोसेस द डेटा, सो बाय रिड्यूसिंग इंस्ट्रक्शन द प्रोसेसर विल बी यूजिंग सिंपल सर्किट एंड फास्टर ऑपरेशन। हमने देखा था कि जो हमारा CISC था इसका सर्किट क्या था, कॉम्प्लेक्स था, ऑपरेशन स्लो था, लेकिन यहां पर हमारा जो सर्किट है वो थोड़ा सा सिंपल हो गया है और हमारा जो ऑपरेशन है वो थोड़ा फास्ट हो गया है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं, सिंपल इंस्ट्रक्शन सेट यूज करता है, लार्जर प्रोग्राम को ऑपरेट कर सकता है, लार्ज नंबर ऑफ रजिस्टर्स होते हैं, सिंपल प्रोसेसर सिस्टम होता है, ज्यादा रैम की आवश्यकता होती है, फिक्स्ड रेंज इंस्ट्रक्शन पे काम करता है, सिंपल एड्रेसिंग मोड होता है और फिक्स नंबर, इसका क्लॉक साइकिल फिक्स होता है। ये मैंने गलती से स्लाइड मिस कर दिया था। जो CISC हमारा होता है यहाँ पर देखिए लास्ट में जो हमारे पॉइंट थे, वेरिएबल क्लॉक टाइमिंग होती है, स्पीड इसकी वेरिएट करती रहती है और एड्रेसिंग मोड भी क्या होता रहता है, बदलता रहता है, और जो इंस्ट्रक्शन है वो भी फिक्स नहीं होता, वेरिएबल रहता है और कम रैम पे भी काम कर जाता है। लेकिन इसका जो सर्किट सिस्टम है वो कॉम्प्लेक्स होता है, नंबर ऑफ रजिस्टर लेस होते हैं, कम होते हैं और स्मॉल प्रोग्राम पे काम करता है। बेसिकली हम समझ लें जो हमारे लिए काम का है, जो एक आम यूजर समझ सकता है, बाकी तो टेक्निकल एस्पेक्ट है। जो CISC हमारा है ये स्मॉल प्रोग्राम को ऑपरेट करता है, छोटे प्रोग्राम पे काम करता है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेसर होता है और कम रैम पर भी काम कर जाता है। और जब हम बात करते हैं RISC की, तो यहाँ पर जो यूजर के एंड से अगर हम सोचें तो ये बड़े प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है लेकिन मेमोरी ज्यादा हमारी यूज करता है। तो बड़े प्रोग्राम को हैंडल कर सकता है लेकिन ज्यादा मेमोरी की आवश्यकता हमें पड़ती है और नंबर ऑफ रजिस्टर पे क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो बेसिकली ये हम यूज करते हैं, ज्यादातर ये पसंद है, आज के डेट में प्रीफरेबल है। दूसरा हमारा कुछ है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स हमारे हैं। देयर आर सम प्रोसेसर विच आर डिजाइन टू हैंडल सम स्पेसिफिक फंक्शंस, जैसे ग्रीटिंग कार्ड में बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है, होम अप्लायंसेज है, वहां पर जो उनका स्पेशल प्रोसेसर होता है वो स्पेशली उसी डिवाइस के लिए ही बनाया जाता है, उन्हें बोलते हैं स्पेशल प्रोसेसर। जैसे DSP हो गया, वो प्रोसेसर हो गया, मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कभी कभी मदरबोर्ड के साथ एक मैथ वो प्रोसेसर लगाया जाता है जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते समय ही यूज होता है। अब यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं, प्रोसेसर के टेक्निकल नाम दिए गए हैं। जैसे हमारा है इंटेल 4004, ये इंटेल कंपनी का पहला प्रोसेसर था। इंटेल 8085, इंटेल 8086, फिर हमारा पेंटियम 1 2 3 4 आया, फिर हमारी सीरीज आई सीरीज, जिसमें हमारा आया i3, i5, i7, आई थिंक मार्केट में i10 भी लॉन्च हो चुका है। फिर एक और कैटेगरी होती है AMD एथलॉन की। ये हमारे कुछ प्रोसेसर के नाम है जो टेक्निकल नाम है जो मार्केट में प्रचलित है। अब अगर हम बात करते हैं इंटेल कंपनी की जो प्रोसेसर सीरीज है, तो ईयर वाइज दिया है यहाँ पे। 1971 में उसने बनाया 4004 प्रोसेसर, जो पहला प्रोसेसर था इंटेल का। फिर 1972 में 8008 बनाया। इस तरीके से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं तो 1993 में शुरू हुआ इंटेल का पेंटियम सीरीज, जहां पर पेंटियम प्रो आया, पेंटियम 2 आया, पेंटियम 3 आया, पेंटियम 4 आया। काफी पॉपुलर मॉडल था 2000 के आसपास, P4 जिसको हम लोग बोलते हैं पेंटियम 4। तो जब हम बात करते हैं P1, P2, P3, P4 की, तो एक्चुअल में हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोसेसर की। पेंटियम M आया, पेंटियम D आया, फिर हमारा आया डुअल कोर टू डुओ आया, फिर क्वाड कोर आया, क्वाड X आया, और 2010 में हमारी जो सीरीज लॉन्च हुई वो i3, i5, i7, नॉट श्योर, बस आई थिंक मैंने सुना है आ चुका होगा शायद मार्केट में, i10 भी आ चुका है 2019 के आसपास। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर कि ईयर वाइज पूरा चार्ट दिया हुआ है कि किस ईयर में इंटेल ने कौन कौन सा सीरीज लॉन्च किया माइक्रो प्रोसेसर का। 2010 में i3, i5, i7 लॉन्च हुए,
और बात करते हैं अगर हम आज के डेट की, तो i10 लॉन्च हो चुका होगा आई थिंक। यहीं पर अब समझा देते हैं आपको कि जो हमारे प्रोसेसर हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बिल्कुल पहले प्रोसेसर की जो हमारा था 4004, ये हमारा 4 बिट प्रोसेसर था, एक बार में 4 बिट भी प्रोसेस कर सकता था। 8085 हमारा 8 बिट प्रोसेसर है, 1977 में आया था। फिर कुछ दिन तक हमारे चले हैं 16 बिट प्रोसेसर। 80386 जो प्रोसेसर का हमारा सीरीज था, उसमें 32 बिट हमारा आ गया। पेंटियम देखिए, अगर आप पेंटियम में भी 32 बिट ही चल रहा था। इवन डुअल कोर में भी 32 बिट हमारा था। कोर डुअल में 32 बिट था, 64 बिट भी आ चुका था फिलहाल, आप जान लीजिए इसको। और कोर क्वाड में 32 बिट था। और हमारा i5 i7 वगैरह कितना हो गया, 64 बिट। एक्चुअल में ये चार्ट मैंने जो नेट से कॉपी किया, मुझे यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन है। डुअल कोर वगैरह में भी 64 का लॉन्च हो चुका, आप ऐसा समझ लीजिए। अब अगर हम आपको समझाना चाहें कि जो हमारा प्रोसेसर का टाइप होता है, जो इस समय प्रचलित है 64 बिट, और कुछ पुराने प्रोसेसर हमारे 32 बिट के, इनका मतलब क्या होता है। अगर हम पिछली स्लाइड में बात कर चुके हैं, ये जो नंबर ऑफ बिट होता है प्रोसेसर का, ये बताता है कि हमारा प्रोसेसर एक बार में कितने बिट पर प्रोसेस कर सकता है। यही हमारा बेस इसका मतलब होता है। अगर हम बात करें अंतर क्या है दोनों में, तो 32 बिट प्रोसेसर देख लेते हैं। The 32-bit processor was the primary processor used in all computers until the early 90s। 1990 के आसपास जितने भी कंप्यूटर्स थे, उनका प्रोसेसर 32 बिट का होता था। Intel Pentium processors and early AMD processors were 32-bit, which means the operating system and software work with the data unit that are 32 bits wide। Windows 95, 98 और XP वगैरह जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, वो 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर के साथ काम करते थे। एक मेन पॉइंट आप समझ लीजिए, नोट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ए कंप्यूटर विथ 32 बिट प्रोसेसर कैन नॉट हैव 64 बिट वर्जन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी अगर हमारा जो हार्डवेयर है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर है, अगर वो 32 बिट का है, तो हम उस पर केवल 32 बिट वाले ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट का है, तो वो इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे हम। और दूसरा हमारा प्रोसेसर का टाइप है 64 बिट। द 64 बिट कंप्यूटर originated in 1961 when IBM created the IBM 7030 stress supercomputers। However, यहाँ पर डेट में कुछ कंफ्यूजन है, ये आई थिंक 91 होगा, इसको आप थोड़ा सा जाने दीजिए ईयर को। हम समझते हैं सिर्फ 64 बिट क्या होता है। It was not born in the computer until the early 2000। ये सही पॉइंट है आपका। Microsoft released a 64-bit version of Windows XP 64-bit प्रोसेसर, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10। यानी Windows XP पहले 32 बिट आता था, फिर माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो Windows XP था, उसका भी 64 बिट का वर्जन लॉन्च किया, क्योंकि हमारे प्रोसेसर 64 बिट आ चुके थे 2000 के आसपास। तो अगर हमारा प्रोसेसर 64 बिट का है, तो ये रिकमेंडेड है और बेटर है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन सा होना चाहिए, 64 बिट का। अगर हम विंडोज 7 इंस्टॉल करते हैं, तो विंडोज 7 64 बिट में भी आता है और 32 बिट में भी आता है। इवन अगर हम विंडोज 10 की बात करते हैं, तो विंडोज 10 भी हमारा 32 बिट प्रोसेसर बेस भी होता है और 64 बिट भी होता है। और मेन पॉइंट आप समझिए कि जो हमारा 64 बिट का प्रोसेसर है, वहां पर हम 64 बिट वाला ओएस भी इंस्टॉल कर सकते हैं और 32 बिट वाला ओएस भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर 32 बिट वाला है, तो वहां पर ओएस हमारा 32 बिट वाला ही काम करेगा। लेकिन अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर 64 बिट वाला है, तो हम उस पर 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं और 32 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें फुल फंक्शन यूज करना है, उस ओएस के सारे फीचर यूज करने हैं, तो 64 बिट के प्रोसेसर पर हमें 64 बिट वाला ओएस ही इंस्टॉल करना पड़ेगा। फिलहाल हम यहाँ पर समझ रहे थे कि 32 बिट प्रोसेसर क्या होता है और 64 बिट प्रोसेसर क्या होता है। तो 32 बिट प्रोसेसर में हमारा प्रोसेसर एट अ टाइम 32 बिट पर प्रोसेस कर सकता है, और 64 बिट का प्रोसेसर का मतलब कि हमारा प्रोसेसर एक बार में 64 बिट पर प्रोसेस कर सकता है, यानी हाई स्पीड का प्रोसेसर होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोसेसर का मतलब क्या होता है, हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर का रोल क्या होता है, उनके टाइप्स क्या होते हैं। तो ये सेशन फिलहाल हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है।